नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। इजराइल ने ईरान पर किया कूटनीतिक हमला, 32 देशों से की ईरान पर प्रतिबंध की मांग। ऑपरेशन आयरन शील्ड से किया था इजराइल ने अपना बचाव। मॉनसून को लेकर पूर्वानुमान जारी, अच्छी बारिश की संभावना, कृषि को मिलेगा फायदा। और पृथ्वी के नजदीक ब्लैक होल की हुई खोज, गैया BS3 दिया गया नाम, आकार में सूर्य से 33 गुना बड़ा। आइए खबरों की शुरुआत करें। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई आपकी नींद में दखल दे दे तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं? जी हां, राइट टू स्लीप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला एक फंडामेंटल राइट है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। इनमें से स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इस तरह आर्टिकल 21 हमें राइट टू फ्रीडम के तहत मिला है। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। यह अधिकार इतना जरूरी है कि इसे नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के बाद से अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर साफ किया है कि जीवन का अधिकार केवल जिंदा रहने का अधिकार नहीं देता, बल्कि एक गरिमामय जीवन की गारंटी देता है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर एक अहम बयान दिया है। दरअसल कोर्ट एक सीनियर सिटीजन राम इसरानी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसरानी साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने रात के 10:30 से लेकर सुबह के 3 बजे तक उनका बयान लिया, जबकि वे अपना बयान दर्ज कराने की सहमति दे चुके थे। अब कोर्ट ने उनकी याचिका तो खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने ईडी के पूछताछ के तरीके पर जरूर ऐतराज जताया। कोर्ट के मुताबिक सोने या झपकी लेने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। इससे वंचित करना किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। नींद की कमी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, वो उसकी मानसिक क्षमताओं को भी खराब कर सकती है। कोर्ट के मुताबिक उनके स्टेटमेंट को सुबह जल्दी या अगले दिन बुलाकर रिकॉर्ड किया जा सकता था। इसके लिए उन्हें रात भर जगा कर रखना ठीक नहीं था। कोर्ट ने नींद को लेकर जो कहा वो बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है। दरअसल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के न्यूरो साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च की थी। इसके मुताबिक अगर इंसानों को लंबे वक्त तक पर्याप्त नींद न मिले तो ये हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, मोटापा, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का भी कारण बन सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अपर्याप्त नींद प्रीमेच्योर डेथ के लिए जिम्मेदार है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2020 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या फिर समता का अधिकार? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी यानी समता का अधिकार। कल के न्यूज एट 9 के एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी इजराइल ईरान संकट के बारे में। मैंने कहा था कि ईरान के हमले का भविष्य इस बात पर डिपेंड करेगा कि इजराइल कैसे रिएक्ट करता है। तो आज की खबर यह है कि इजराइल का ईरान के खिलाफ पहला रिएक्शन आ गया है। इजराइल ने ईरान पर डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक अटैक किया है। दरअसल इजराइल के विदेश मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने 32 देशों को पत्र लिखकर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके अलावा इजराइल ने देशों से ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने तय समय पर ईरान को सही जवाब देने की बात की है। साथ ही ईरान के हमले को रोकने और विफल करने के ऑपरेशन को इजरायली सेना ने आधिकारिक नाम आयरन शील्ड दिया है। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए, लेकिन इजराइल ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि उसने 99% ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर दिया था। इस ऑपरेशन को ही आयरन शील्ड नाम दिया गया है। इस घटना के बाद से ही वैश्विक स्तर पर इस पूरे मामले को अलग अलग चश्मों से देखा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स इस घटना की तुलना साल 1956 के स्वेज संकट से कर रहे हैं। गौरतलब है कि स्वेज संकट ने आधिकारिक तौर पर पैक्स ब्रिटानिका की सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया था।
देखिए 1956 के स्वेज संकट में इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं को इजिप्ट से हारकर पीछे लौटना पड़ा था। इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में माइलस्टोन की तरह कंसीडर किया जाता है। इसी तरह ईरान का इजराइल पर हमला दुनिया से यूएसए की सुप्रीमेसी को खत्म करेगा। मतलब ये कि यूएसए एज ए सुपर पावर एक गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबानी शासन वापस आने के बाद जिस तरह से यूएसए की फोर्सेस लौटी थीं, उसने दुनिया में यूएसए के सुपर पावर होने का तमगा तभी छीन लिया था। बहरहाल इस हमले के वास्तविक परिणाम इजराइल के रिटेलिएशन से ही जाहिर होंगे। इधर मानसून के लिहाज से देश के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आधिकारिक तौर पर मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस साल औसत से ज्यादा बारिश के आसार बन रहे हैं। इस साल 106% ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया गया है। ये आंकड़े आईएमडी ने 1951 से लेकर 2023 के बीच के डेटा को एनालाइज करके जारी किया। इस दौरान उन सिचुएशंस को नोटिस किया गया जब भारत में औसत से ज्यादा बारिश हुई हो। ऐसी ही कुछ स्थितियां 2024 में भी बनती दिख रही हैं। इसी आधार पर औसत से ज्यादा बारिश की उम्मीद भी की जा रही है। इन फैक्टर में से एक है अल नीनो की घटना, जो कि मानसून की शुरुआत में ही खत्म हो रही है। वहीं ला नीना डेवलप होने वाली है। गौरतलब है कि ला नीना को मानसून के लिहाज से पॉजिटिव मानते हैं। ला नीना के केस में भारत में ज्यादातर बार सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हम भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली अल नीनो और ला नीना की घटनाओं को समझ लेते हैं। अल नीनो पेरू और इक्वाडोर के तट पर चलने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा है। सामान्यतः इस इलाके में ठंडी समुद्री जलधाराएं बहती हैं, लेकिन अल नीनो के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाता है। यह तापमान सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में इस गर्म जलधारा के उत्पन्न होने से न सिर्फ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट का मौसम प्रभावित होता है, बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव भी पड़ता है। अल नीनो एक चक्रीय घटना है। इसका मतलब यह है कि ये एक बार होने वाली घटना नहीं है। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होते रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ जुड़ी होती है। दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में उतार चढ़ाव को कहते हैं। जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अल नीनो के कारण तटीय समुद्री जल गर्म हो जाए तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक इसी घटना को अल नीनो, दक्षिणी दोलन या एनसो के रूप में परिभाषित करते हैं। आपको बता दें कि अल नीनो का भारत सहित ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के स्थानीय मौसम पर प्रभाव पड़ता है। यह समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं की तीव्रता और गति, तटीय मत्स्य पालन की स्थिति को भी प्रभावित करता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में अल नीनो के कारण बाढ़ आ जाती है, जबकि कुछ हिस्सों में गर्मी बढ़ जाती है और जंगल में आग भी लग जाती है। भारतीय मानसून पर भी अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के मजबूत होने से भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत में कम बारिश होती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं ला नीना अल नीनो से उल्टा प्रभाव देने वाली स्थिति है। इसमें प्रशांत महासागर की सतह का तापमान कम हो जाता है। यह स्थिति भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश के लिए जिम्मेदार है। आप जानते हैं बारिश का इकोनॉमी के साथ सीधा संबंध है। मतलब बारिश अर्थव्यवस्था के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। देखिए, अच्छी बारिश भारत में खेती किसानी के लिहाज से जरूरी है। भारत में आज भी कृषि की पैदावार बारिश के भरोसे है। कृषि का योगदान भारत की जीडीपी में 18% के आसपास है। अच्छी बारिश पैदावार को बढ़ाएगी तो इस सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। कृषि की पैदावार अच्छी होगी तो महंगाई घटेगी। महंगाई कम होगी तो फायदा किसे होगा? आपको और हमें। तो है ना देश के लिए अच्छी खबर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा में एक नए ब्लैक होल की पहचान की है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से तकरीबन 2000 प्रकाश वर्ष दूर अक्विला तारामंडल में मौजूद है। आकार में यह ब्लैक होल हमारे सूर्य से 33 गुना बड़ा है। इस ब्लैक होल का पता गैया स्पेस ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल करके लगाया गया है। इसे GAIA-BS3 नाम दिया गया है। इस ब्लैक होल की खोज को लैंडमार्क माना जा रहा है। दरअसल पहली बार पृथ्वी के इतने नजदीक इतना बड़ा ब्लैक होल खोजा गया। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरा ब्लैक होल है।
पृथ्वी के सबसे नजदीक ब्लैक होल गैया BH1 है। आपको बता दें, ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा पिंड है जो किसी भी तरह के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता, यहां तक कि प्रकाश किरणों को भी बाहर नहीं निकलने देता। इसकी वजह होती है अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र। इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वीय प्रभाव से बच नहीं सकती। आपको पता है, भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सौर्यिक द्रव्यमान की एक लिमिट दी थी, जिसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। उनके मुताबिक 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान से ऊपर वाले तारे ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। ग्रीस की जनसंख्या पर प्रकाशित एक रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं को जन्म दिया है। दरअसल ये रिपोर्ट ग्रीस में जनसंख्या की बड़ी गिरावट को दिखा रही है और रिपोर्ट के अनुसार ग्रीस पॉपुलेशन डिक्लाइन का अनुभव करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। यहां मृत्यु की तुलना में जन्म कम हो रहे हैं। 2022 में प्रति 2 मृत्यु पर केवल 1 बच्चे का जन्म हुआ। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने इस स्थिति को टिक टिक करता टाइम बम कहा और इसे राष्ट्रीय खतरा बताया है। पॉपुलेशन डिक्लाइन, जिसे जनसंख्या ह्रास भी कहते हैं, यह समाज में रहने वाले लोगों की संख्या में अचानक और अपरिवर्तनीय कमी को दर्शाता है। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत से रिकॉर्ड $10 बिलियन के आईफोन का निर्यात किया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 2 गुना है। यह भारत से किसी भी कंपनी द्वारा एकल ब्रांडेड उत्पाद का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात है तथा एप्पल ने इस उपलब्धि को उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI स्कीम के तहत प्राप्त किया। इस योजना को भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2020 में शुरू किया गया था। वर्तमान में इस योजना में 14 सेक्टर्स को शामिल किया गया है। इसमें मोबाइल विनिर्माण, दवाइयां, ड्रोन और ड्रोन पार्ट आदि शामिल हैं। नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस बीमारी के खिलाफ MEN5CV नाम से वैक्सीन पेश की है। इसी के साथ नाइजीरिया इस वैक्सीन को पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह वैक्सीन इस बीमारी के 5 प्रकारों से बचाव करती है और इस वैक्सीन की सिफारिश WHO द्वारा की गई है। यदि हम मेनिंजाइटिस रोग की बात करें तो यह एक गंभीर संक्रमण रोग है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास सूजन का कारण बनता है। यह वायरल, बैक्टीरियल, फंगल आदि रोगजनक कारणों से हो सकता है, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे गंभीर है। भारत सरकार कस्तूरी कॉटन को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए वह समर्पित प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले कॉटन का परीक्षण आसानी से किया जा सकेगा। इन प्रयोगशालाओं को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा और इन प्रयोगशालाओं की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समन्वय करके की जाएगी, जिससे राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की सूची जारी की। इस सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को विश्व के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में शामिल किया गया है। इस सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट नंबर 1 पर रहा और टॉप 10 एयरपोर्ट में अकेले अमेरिका के 5 एयरपोर्ट शामिल हैं। आइए अब जल्दी से देखें खेल से जुड़ी हुई कुछ खबरें। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और छक्के मारने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने IPL में खेले गए मैच में ऐसा ही एक कीर्तिमान स्थापित किया। वे T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं और T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में 5वें स्थान पर हैं। इस सूची के शीर्ष पर क्रिस गेल का नाम आता है। इसके बाद कायरन पोलार्ड और आंद्रे रसल का स्थान आता है। IPL 2024 सीजन में टीमों की ओर से विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, जिससे टीमों का स्कोर 200 के पार जा रहा है। इन टीमों में ही एक है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने इस सीजन में IPL के इतिहास में दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में 287 रन बोर्ड पर लगा दिए, जो IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। और यदि ओवरऑल T20 क्रिकेट की बात करें तो यह स्कोर दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। पहले स्थान पर नेपाल का नाम आता है। उन्होंने 2022 में मंगोलिया के खिलाफ 314 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीती। उन्होंने फाइनल में चीनी खिलाड़ी ली शी फेंग को हराकर पहले एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के खिताब को अपने नाम किया और इस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब चीनी खिलाड़ी वांग जी यी ने जीता। यह 41वीं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप थी जो चीन में 9 से 14 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में गरिमामय जीवन का अधिकार समाविष्ट है?
शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर समता का अधिकार। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ऑपरेशन आयरन शील्ड संबंधित है ईरान द्वारा इजराइल पर हमला, इजराइल द्वारा ईरान के हमले को काउंटर करने वाला मिशन, रूस द्वारा यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना पर हमला या फिर चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में तैयार की गई रणनीति। आइए अब जल्दी से देखें कल के बुलेटिन में क्या मैंने प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम किस देश के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं? ईरान, इजराइल, यूएसए या फिर रूस? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी इजराइल। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बेंगलुरु, सोलन, शिमला या फिर मंडी? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सोलन। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।